फंक्शनल ग्रुप। यानी हम लोगों को बात करनी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन, यानी उसका वर्गीकरण कर रहे हैं। और किस आधार पर कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के आधार पर। अब बेटा, जब हम लोग इस प्रकार से चीजों का वर्गीकरण करते हैं, यानी कि उनको अलग अलग करते हैं, तो एक सीरीज हमको मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। तो लिखिएगा, इन दिस क्लासिफिकेशन, in this classification, homologous series obtained। इस प्रकार के क्लासिफिकेशन की वजह से एक सीरीज निकल कर आती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। हिंदी में पढ़ा होगा तो इसी को कहते हैं सजातीय श्रेणी। ठीक बात है। अब इस सीरीज के कुछ अपने कायदे कानून हैं, क्या क्या है उनकी बात करते हैं। पहला पॉइंट लिखिएगा, एवरी होमोलोगस सीरीज, every homologous series can be represented by a general formula। यानी हर होमोलोगस सीरीज का एक अपना सामान्य सूत्र होता है। एवरी होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय a specific general formula। ठीक बात। यानी कि जो ये सीरीज बनी है, इस सीरीज को हम किससे निकालेंगे? एक इसके फॉर्मूले से रिप्रेजेंट। दूसरा, मेंबर्स ऑफ homologous series are called homolog। होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? होमोलोग बोले। बना लीजिए, पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा, मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज आर कॉल्ड होमोलोग। अब बेटा, मेंबर को यानी सदस्यों को होमोलोग बोल रहे हैं, बस नाम है एक। तो लगातार यानी क्रमागत सदस्य जिसको बोलेंगे एडजेसेंट मेंबर। तो अगला पॉइंट है, कैसे लिखिए, टू एडजेसेंट होमोलोग differ by CH2 ग्रुप और मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन। दो एडजेसेंट होमोलोग अगर होंगे तो उनके बीच में डिफरेंस जो होगा वो कितने का पाया जाएगा?
CH2 का, या अगर हम बाय मॉलिक्यूलर वेट बात करें तो डिफरेंस कितने का होगा? 14 का। पॉइंट नंबर 4, जितने भी होमोलोग्स होते हैं यानी सदस्य होते हैं, उनके लिए मैं कह सकता हूं कि होमोलोग्स हैव, पहला पॉइंट है डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उन सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होगा। होमोलोग्स हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जितने भी होमोलोग होंगे उन सब के लिए फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, सेम फंक्शनल ग्रुप। जितने भी होमोलोग्स होंगे उन सभी के लिए अगर हम बात करें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट, फंक्शनल ग्रुप सभी का सेम। और अगला पॉइंट है सभी की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो क्या करेंगी? डिफरेंट होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों डिफरेंट होंगी? क्योंकि सभी के मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। बेटा अगर मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग होगा तो फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब क्या होगा? अलग अलग होगा। बगल में लिख लीजिएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट है, लाइक बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट। जितने भी होमोलोग्स होंगे सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर आता है नीट में। सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होंगी। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होने का कारण क्योंकि सभी के लिए फंक्शनल ग्रुप क्या है? सेम है। तो अगर फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज अपने आप ही क्या होंगी? सेम होंगी। तो पहले पेज में क्या बात लिखी है कि अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप के आधार पे करें तो एक सीरीज निकल कर आती है जो सीरीज को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में जो भी सीरीजें अलग अलग हैं, हर एक का एक अपना जनरल फॉर्मूला है। होमोलोगस सीरीज के जो सदस्य हैं उनके मेंबर्स को बोलते हैं होमोलोग। दो एडजेसेंट होमोलोग यानी जो लगातार क्रमागत होमोलोग होंगे उनके बीच में डिफरेंस होता है CH2 का या मॉलिक्यूलर वेट में 14 का। और लास्ट में अगर हम होमोलोग की बात करें तो होमोलोग का डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सेम फंक्शनल ग्रुप है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। फिजिकल प्रॉपर्टीज इसलिए डिफरेंट है क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग है। केमिकल प्रॉपर्टी इसलिए सेम है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्या है? सेम। क्लियर है मामला? जैसे एग्जांपल के तौर पे नोट कर लिया, जल्दी करो, फोटो खींच लो, लिखते रहना भाई, है ना, नहीं तुम लेट आए हो तो तुम लिखते ही रहोगे, बगल से ले लो। अब यहां तक का मामला समझ में आना चाहिए। पहला है, मान लो एल्केन है, पहली होमोलोगस सीरीज, हेडिंग डालिए एल्केन। एल्केन की अगर बात करेंगे तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, CnH2n+2। ठीक बात।
अगर जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है तो इसका सीधा सा मतलब है, बात अगर की जाए तो अगर मैं इस फॉर्मूले से पहला होमोलोग यानी फर्स्ट मेंबर निकालूं, फर्स्ट होमोलोग, तो अगर मैं पहला होमोलोग निकालता हूं तो मुझे n बराबर क्या रखना पड़ेगा, 1, क्योंकि हम सबको पता है सबसे छोटा एल्केन एक कार्बन का बनाया जा सकता है। जैसे ही आप n बराबर 1 रखेंगे तो जो भी चीज निकल कर आएगी वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाएगी, और वो कितना होगा, CH4। अगर मैं बात करूं SF की तो SF को बेटा बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो यहां पर कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, बोले एक कार्बन है उसके साथ 4 हाइड्रोजन ये लगे। ऐसे ही बेटा इसका दूसरा होमोलोग यानी सेकंड मेंबर बनाए, तो सेकंड होमोलोग की अगर बात की तो n बराबर 2 रखना पड़ेगा। अब n बराबर 2 रखेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा C2H6, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब क्योंकि प्रॉपर्टीज याद रखनी, एल्केन अगर बना रहे हैं तो कार्बन और कार्बन के बीच हमें सिर्फ कौन सा बॉन्ड बनाना है, सिंगल। तो इसका मतलब C2H6 है। अगर आप बनाएंगे तो देखिएगा कार्बन कार्बन के बीच आपको सिंगल बॉन्ड नजर आएगा। बना लीजिए, ये पहला मेंबर लिखा है, वो दूसरा मेंबर। इसका लिंक शेयर कर दो हमारे, है ना, हमारे में भी भेज देना व्हाट्सएप में। यहां तक मामला समझ में आ रहा है, तो एल्केन क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही बेटा अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आते जाएंगे और उनके जनरल फॉर्मूले अलग अलग होंगे, वो मैं तुम्हें एक एक करके लिखाता जा रहा हूं, तो वो तुम ध्यान रखना। हटाया जाए इसको, चलो भैया। नंबर 2 पर है एल्कीन। अब ये बताइए अगर हमें एल्कीन बनाना है तो हमें पता है कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड। बिना इसके काम बनने वाला नहीं है। आ जाए लाइट।
दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो है एल्कीन, और एल्कीन का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए। कहा यह गया कि अगर हम एल्कीन की होमोलोगस सीरीज देखते हैं तो जनरल फॉर्मूला है CnH2n, और अगर हम इस फॉर्मूले से इसका पहला मेंबर यानी फर्स्ट होमोलोग निकालें यहां बात करें सेकेंड होमोलोग की, दो निकालने हैं आप। तो जरा देखिएगा इस फॉर्मूले में n बराबर क्या रखने पर मिलेगा। n बराबर कम से कम 2 तो रखना ही पड़ेगा, बिना 2 कार्बन के तो डबल बॉन्ड उनके बीच में आने वाला नहीं है। तो इसका मतलब हम यहां स्टार्टिंग कहां से करेंगे, n बराबर 2 से। तो ये बताओ क्या इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि हमें हर होमोलोगस सीरीज में ये पता होना चाहिए कि पहला होमोलोग n बराबर क्या रखने पर आता है। ठीक बात। तो n बराबर 2 अगर रखा तो बनेगा C2H4, ये होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की अगर बात करें तो C डबल बॉन्ड C, यहां HH, ये होगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बना लीजिए। और सेकेंड होमोलोग निकालना है अगर तो बस एक n बराबर बढ़ा के रख दो, यानी n बराबर क्या रखोगे, 3 से काम चलने लगेगा। तो 2 की जगह यहां क्या रखो, 3। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाओ। SF का मतलब याद रखना दो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो n बराबर 3 रखते ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया C3H6। स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की अगर बात करें तो वो आया 3 कार्बन बनाए, किसी एक कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, तो यहां आएंगे H और यहां यार 3 है, बना लीजिए। IUPAC नाम हम लोगों ने पढ़ रखा है। जब 2 कार्बन होते हैं डबल बॉन्ड होता है तो क्या बोलते हैं, एथीन। जब 3 कार्बन होंगे और डबल बॉन्ड होगा तो क्या बोलेंगे, प्रोपीन। इतना मामला बना लीजिए। ठीक है ना। तो 2 होमोलोगस सीरीज पढ़ ली है, एक पढ़ा है एल्कीन और दूसरा पढ़ा है एल्कीन। चला जाए, तीसरा है बेटा एल्काइन। अब अगर हम एल्काइन की बात करें तो एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होना मस्ट है, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहां अगर बात की जाए तो जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। ठीक बात। यहां से बेटा फर्स्ट होमोलोग अगर निकालेंगे, पहला होमोलोग, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा n बराबर 2 आपको रखना पड़ेगा क्योंकि 2 कार्बन आपको मिनिमम चाहिए। तो बनेगा C2H2।
स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की बात करें तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां आइए सेकेंड होमोलोग, सेकेंड होमोलोग का मतलब N बराबर 3, तो N बराबर 3 रखेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H4 आएगा। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको कार्बन कार्बन के बीच, पहले दो कार्बन के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड बना लीजिए, तो आप इसको लिखेंगे CH, यहां लिखेंगे CH3, तो ये कहलाएगा इथाइन। इसे आप कहेंगे प्रोपाइन। एक होगा इथाइन, दूसरा होगा प्रोपाइन। चौथे नंबर पर आएगा एल्किल हैलाइड, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे R सिंगल बॉन्ड X से। IUPAC नेमिंग पढ़ चुके हैं आप, सबको पता है R को क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप। CH3 C2H5 ये सब क्या है, एल्काइल है। तो अगर बात की जाए तो सबसे पहले इसका जनरल फॉर्मूला, तो जनरल फॉर्मूला है CN H2N प्लस 1X। X का मतलब बेटा, क्योंकि हैलाइड है तो हम यहां क्या रखेंगे, हेलोजन। तो याद रखना है यहां पर X क्या क्या हो सकता है, F, Cl, Br और I। यहां से इसका फर्स्ट होमोलोग निकालो। फर्स्ट होमोलोग की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला N बराबर क्या रखना पड़ेगा, 1 रखकर काम चल जाएगा। गौर से देखना, N बराबर 1 रखने पे काम इसलिए चलेगा क्योंकि इसका मतलब सीधा सा है कि N बराबर 1 रखते ही क्या एक कार्बन होगा यहां, तो एक कार्बन होगा तो आपका काम बनेगा। यानी आप फॉर्मूले में देखेंगे तो आएगा CH3X, या अगर मैं इस X को Cl से डिनोट कर दूं तो क्या मैं CH3Cl लिख सकता हूं, बोलो भैया। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी इसका यही है, एक कार्बन में 3 H और एक Cl। आप चाहें तो ये बना देते हैं, एक कार्बन के साथ 3 H और एक Cl। सेकेंड होमोलोग, दूसरा मेंबर बनाना है। सेकेंड होमोलोग N बराबर 2 रखने पर आएगा। जैसे ही N बराबर 2 रखेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आपके सामने आएगा, इस फॉर्मूले में N बराबर 2 रखते ही बेटा C2H5, और क्या मैं X की जगह Cl लिख दूं तो लिखना थोड़ा आसान हो जाएगा, देखने में अच्छा लगेगा। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो क्या CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड,
तो आप देख रहे होंगे कि होमोलोगस सीरीज में एक एक करके मेंबर्स आ रहे हैं और क्या हो रहा है, हर एक का एक अपना जनरल फॉर्मूला है। बस हमको क्या पता लगाना जरूरी है कि n बराबर क्या रखने पर पहला होमोलोग आता है। ठीक बात है, ये हमें हर सीरीज का जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए और ये भी याद होना चाहिए कि उसका पहला होमोलोग n बराबर क्या रखने पर जनरल फॉर्मूले में आता है, क्योंकि हर एक के लिए मामला अलग अलग है, रिक्वायरमेंट पर है कि जैसी रिक्वायरमेंट वैसा काम कर। चला जाए तो यहां तक का मामला समझ में आना चाहिए। 5वें नंबर पर आता है दोस्त एल्कोहल। पांचवें नंबर पर है एल्कोहल। अगर हम एल्कोहल की बात करें तो सबसे पहले कौन सा फंक्शनल ग्रुप हमको नजर आएगा? ओएच ग्रुप। हम इसे नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं आर सिंगल बॉन्ड ओएच से। ठीक बात। अगर बात की जाए एल्कोहल के लिए जनरल फॉर्मूले की, तो एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला है CN H2N प्लस 2O। किताबों में CN H2N प्लस 1 OH लिखा हुआ है, याद ये वाला करिए, क्योंकि फॉर्मूला देखते ही पता चल जाएगा कि OH है तो मतलब ही क्या रह गया ऐसे फॉर्मूले। ठीक बात है, तो क्या लिखेंगे? CN H2N प्लस 2। अब यहां पर अगर मैं बात करूं इसके पहले मेंबर की, यानी फर्स्ट होमोलोग की, तो पहला मेंबर निकालने के लिए क्या हमें n बराबर 1 रखना पड़ेगा? n बराबर 1 रखते ही काम बन जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आएगा वो क्या आएगा? CH4O। लेकिन जब हम उसे स्ट्रक्चर में तब्दील करेंगे तो क्या हम उसे OH की तरीके लिखेंगे? तो CH3 सिंगल बॉन्ड OH, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीथेनॉल। इसी को बेटा कहा जाता है कार्बिनॉल। क्या बोला जाता है? कार्बिनॉल। अब आ जाइए इसके सेकंड होमोलोग। सेकंड होमोलोग की अगर बात करें तो n बराबर 2 रखने पर आएगा। तो n बराबर अगर 2 रखेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O होगा। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसको ओपन करके लिखें, CH3CH2OH। क्या कहेंगे? इथेनॉल, या कॉमन नेम में इसी को बोलते हैं एथिल एल्कोहल। पहला वाला नाम IUPAC है, दूसरा वाला कॉमन नेम। एल्कोहल के साथ ही साथ यहीं पर आपको दूसरा फंक्शनल ग्रुप भी पढ़ना है, जिससे इनके बीच का रिलेशन समझ में आए। एल्कोहल और ईथर, इधर सुनो गुरु, एल्कोहल और ईथर दोनों ही अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, लेकिन किस्मत से इनके जनरल फॉर्मूले सेम आ जा रहे हैं। जनरल फॉर्मूला सेम होने का मतलब फंक्शनल ग्रुप सेम होना नहीं होता। क्या ये बात समझ में आती है? तो यहां पर लिखिएगा, ईथर के लिए जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसका रिप्रेजेंटेशन है ROR। कर लीजिए जरा, रिप्रेजेंट करिए ROR से। तो ROR से अगर करेंगे तो जनरल फॉर्मूला इसका भी क्या है? वही है
CnH2n + 2 CnH2n + 2O। ठीक बात। तो जनरल फॉर्मूला सेम है दोनों का, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है, अलग अलग। अब ये बताओ, अगर मुझे ईथर का फर्स्ट होमोलोग बनाना है, पहला मेंबर, तो मुझे कितने कार्बन की जरूरत कम से कम पड़ेगी? अब क्या दोनों तरफ R है, यानी कि कम से कम 2 कार्बन चाहिए होंगे, तो n बराबर 2 रखेंगे। n बराबर 2 रखेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो बेटा आएगा C2H6O। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा? CH3O CH3 CH3O CH3। सेकेंड होमोलोग, सेकेंड होमोलोग, दूसरा होमोलोग निकालने के लिए n बराबर 3 रखना पड़ेगा। n बराबर 3 का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8O होगा। बेटा स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की बात करें तो एक तरफ 2 कार्बन और ऑक्सीजन के एक तरफ 1 कार्बन। क्लियर है मामला? यहां आप इसके नाम लिख सकते हैं। इसको कहते हैं मिथॉक्सी मीथेन। क्या बोलेंगे? मिथॉक्सी मीथेन, या डाइमेथिल ईथर, डाइमेथिल ईथर भी बोल सकते हैं, ये कॉमन नेम है, डाइमेथिल ईथर। इसकी अगर हम बात करें तो इसका नाम है मिथॉक्सी ईथेन। मिथॉक्सी ईथेन इसी का नाम है, इसी को बोल सकते हैं। अब यहां एक बात समझिएगा, जब यहां पर दोनों आ जाते हैं तो कॉमन नेम में अब दोनों के नाम लिखे जाएंगे। तो लिखेंगे एथिल मेथिल ईथर। याद रखना पूरा वाला, पहला वाला नाम कौन सा है? IUPAC। दूसरा वाला नाम बेटा कौन सा है? कॉमन नेम है, ध्यान रखिएगा। तो एल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, ठीक है ना? और ध्यान रखने वाली बात है, एल्कोहल और ईथर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, लेकिन इनके जनरल फॉर्मूले क्या हैं? सेम है। बेटा नेमिंग में तो कुछ है ही नहीं, IUPAC पढ़ा है हम लोगों ने। इधर देखो, अब ये बताओ, चलो यहां आ जाओ, अगर हमें ईथर की IUPAC नेमिंग करनी है तो हम इसे IUPAC में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते, हम इसे सब्स्टिट्यूएंट की तरीके लेते हैं। तो हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन क्या होगी? 2 कार्बन की। तो 1 पर क्या लगा है? मिथॉक्सी। तो 1 मिथॉक्सी इथेन लिखोगे, 1 लिखने की कोई जरूरत, वो हमने बस डायरेक्ट लिख दिया। बोलो बेटा, क्या आप IUPAC में जो OCH3 है उसको क्या लिखते हो? मिथॉक्सी। OC2H5 को क्या लिखते हो? इथॉक्सी। तो यहां डायरेक्ट लिखना है, बस पोजीशन के पे 1 पे था
इसलिए 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। यहां अगर IUPAC नाम लिखेंगे तो किसी को भी कार्बन चेन मान लेंगे, तो क्या उस पर मिथॉक्सी लगा मानेंगे? तो 1 मिथॉक्सी मीथेन लिखने से अच्छा है क्या लिख दिया, मिथॉक्सी मीथेन, क्योंकि 1 लिखने की कोई जरूरत, तो नंबर नहीं लिखे इसलिए तुमको दिक्कत हो रही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? उसमें कोई ऐसा नहीं है। यहां तक क्लियर है सर? 7वें नंबर पे आइए, एल्डिहाइड। अब यहां 2 पढ़िएगा एक साथ, एल्डिहाइड और 8वें पर कीटोन। एक एल्डिहाइड है, दूसरा कीटोन। अब देखो सर, एल्डिहाइड में हम कौन से ग्रुप की बात करते हैं, CHO। देखते चलना। कीटोन में हम कौन से ग्रुप की बात करते हैं, C डबल बॉन्ड O। तो क्या दोनों तरफ कार्बन चेन होगी? तो यहां लिखते हैं RCO। एक साथ करोगे तो रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। अब बेटा दोनों में फिर वही समानता, इनका जनरल फॉर्मूला CnH2nO, इनका जनरल फॉर्मूला CnH2nO। क्लियर है मामला? अब सर दोनों के जनरल फॉर्मूले आपस में क्या हैं, सेम है, लेकिन दोनों ही लोग क्या हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं सर, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। ठीक बात है। आइए सर, अगर मुझे पहला होमोलोग यानी फर्स्ट होमोलोग निकालना है, देखना यार, तो पहला होमोलोग निकालने के लिए मुझे सिर्फ यह ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड में क्या होना चाहिए, CHO। क्योंकि ये पता है, इधर देखो RCHO से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहां H लेके भी काम किया जा सकता है। तो इसका मतलब मुझे N बराबर क्या रखना पड़ेगा, 1। और अगर मैं N बराबर 1 रखूंगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा, CH2O, जिसको मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में अगर लिखूं तो क्या लिखूंगा, HCHO, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं कॉमन नेमिंग में, फॉर्मेल्डी। क्या नाम होगा बेटा, फॉर्मेल्डी। सेकेंड होमोलोग बनाइए, सेकेंड होमोलोग। सेकेंड होमोलोग का मतलब N बराबर, अच्छा एक बात समझ लो, जब पहला मेंबर निकाल लेते हो ना, तो तुमने ये बोला है, सुन लो मेरी बात, सुनते रहो, तुम छाप रहे हो दनादन। मैंने आपको बोला है कि 2 कंजिक्यूटिव मेंबर, 2 सक्सेसिव मेंबर यानी लगातार क्रमागत वाले अगर आते हैं तो कितने का डिफरेंस आता है, CH2 का। तो इसका मतलब अगर एक के लिए N पता चल गया तो अगले वाले में तो 1 जोड़ के आ ही जाना है। मेन लड़ाई पहले वाले के लिए पता लगाना है। क्लियर है मामला? तो इधर देखो, जैसे अगर N बराबर 1 पे फर्स्ट होमोलोग आ रहा है, तो ये बताओ कि एल्डिहाइड सीरीज का थर्ड होमोलोग N बराबर क्या रखने पे आएगा। तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि पहला वाला होमोलोग जो है वो N बराबर 1 पे आ रहा है, तो तीसरा वाला एक एक बढ़ाएंगे तो N बराबर 3 पे। क्या ये बात समझ में आती है सर? तो ये आपको इसलिए ध्यान रखना है, ये नहीं कि आप केवल छापते ही जा रहे हैं। N बराबर 2, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4O, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH3CHO, CH3CHO। कीटोन सीरीज में फर्स्ट होमोलोग, अच्छा बेटा वहां नाम भी लिख लेना उसका, क्योंकि ये लोग बड़े इंपॉर्टेंट हैं तो इनको देखना है। इन भाई साहब को क्या कहते हैं, एसिटल्डी हाइट।
क्या बोलते हैं बेटा? एसिटल्डी। फॉर्मेल्डिहाइड से हम लोग एक बनाते हैं फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन कब काम आता है? जो लाशें होती हैं उन्हें सड़ने से रोकने के लिए इस सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता है, फॉर्मेलिन। एक तो ये। दूसरा, प्रिजर्वेटिव्स में भी कई जगह इसको यूज करते हैं। अरे भैया, जब आदमी के डिसइंटीग्रेशन को रोकना है तो खाने के डिसइंटीग्रेशन को भी रोकना है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो पैकेजिंग फूड होता है वो उतना ज्यादा हेल्दी नहीं होता, क्योंकि उसमें एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर्मेलिन का प्रयोग किया जाता है। दूध में कई बार फॉर्मेलिन का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए लोग कहते हैं पैकेट वाला दूध उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस को क्या करता है? धीमा कर देता है, यानी कि वो चीज जल्दी खराब नहीं होती। यहां ये फर्स्ट होमोलोग। अब सुनना, कीटोन के लिए क्या बेटा दोनों तरफ आर लिखा है तो कार्बन होना जरूरी है? यानी कि यहां देखो वही बात, पहला मेंबर कितने पर आएगा इस पर नजर होनी चाहिए, n बराबर 3 पर। तो n बराबर 3 अगर रखेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या अब हमें दोनों तरफ एक एक कार्बन लिख देना चाहिए? तो CH3CO CH3, यानी क्या आएगा? एसीटोन। रुकिएगा, छपाई रोकिए। अब अगर पेपर में आया कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ कीटोन होमोलोगस सीरीज थर्ड मेंबर, यानी तीसरे मेंबर के लिए बताइए, तो हमें ध्यान आना चाहिए कि पहले मेंबर के लिए n बराबर 3, तो दूसरे मेंबर के लिए n बराबर 4। अब तो एक एक जुड़ना है, तो तीसरे मेंबर के लिए n बराबर 5। इसके लिए आप याद कर रहे हैं, यहाँ पे बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो यहां तो क्योंकि अपन लोग सीक्वेंस में काम कर रहे हैं यार, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं सेकेंड होमो। सेकेंड होमोलोग में n बराबर 4 रखकर काम हो जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा C4H8O। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH3CH2CO CH3। लिख, इसका नाम तुम्हें IUPAC नाम लिख सकते हो। 4 कार्बन है बेटा, दूसरे नंबर पर C डबल बॉन्ड O है, तो बोलेंगे ब्यूटेनोन 2, है ना? चले हटाया जाए। अगला है, कर लिया है नोट सब? चलो भाई, 8 हो गए। 9वां है, एक साथ ही लिखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, और वही आधे पन्ने पर दूसरा फंक्शनल ग्रुप ईस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब कौन सा ग्रुप? COOH, और यहां मौका पड़े तो R लगाओ। अच्छा, जब एक कार्बन आ जाता है तो दूसरी जगह कार्बन लगाने की कोई गारंटी नहीं है, यहां R भी लगा सकते हैं बेटा और H भी, लेकिन दोनों तरफ अगर होता है तो फिर जरूरी होता है वहां। ईस्टर में बेटा फंक्शनल ग्रुप आपको क्या दिखता है? C डबल बॉन्ड O R। इधर देखो, यहां पर अगर बात करें तो ये R 100% क्या है? एल्किल है, और ये होना ही चाहिए। अगर ये नहीं होगा, यहां H कर दोगे तो क्या ये एसिड बन जाएगा? तो इसका मतलब यहां पर तो कार्बन जरूरी। ठीक बात है। दोनों के जनरल फॉर्मूले सेम है। इनका है भाई साहब का CN H2N
O2। इनका जनरल फॉर्मूला CnH2nO2। दोनों के जनरल फॉर्मूले हैं CnH2nO2। फर्स्ट होमोलो, पहला मेंबर, क्या n बराबर, इधर देखो 1 रखने से काम बन जाएगा? बोलो बेटा, n बराबर 1 अगर रखेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा CH2O2, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला HCOO, नाम होगा फॉर्मिक एसिड। यहां ही है सर सेकेंड होमोलो, सेकेंड होमोलोग की बात करें तो n बराबर 2, n बराबर अगर 2 रखेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4O2, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH3COOH, नाम लिख लीजिए एसिटिक एसिड। नाम लिखिए एसिटिक एसिड। ईस्टर की बात करते हैं। फर्स्ट होमोलो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला n बराबर क्या रखें, तो यहां n बराबर मिनिमम अपने को क्या रखना पड़ेगा 2। क्लियर है मामला? n बराबर 2 रखे बिना काम बनने वाला नहीं है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4O2, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर बात करें तो HC डबल बॉन्ड OCH3। ईस्टर ग्रुप बनाना पड़ेगा तो HC डबल बॉन्ड OCH3। बिल्कुल कंफर्म रहना कि उधर तो एक कार्बन बनाना ही पड़ेगा, बिना उसके काम बनने वाला नहीं है। यहां अगर कार्बन नहीं हुआ तो ये क्या हो जाएगा, फिर एसिड हो जाएगा। अपने को कौन सा फंक्शनल ग्रुप चाहिए, ईस्टर। यहां आते हैं सर सेकेंड होमोलो, यहां थोड़ा दिमाग लगाइएगा। n बराबर अगर बात करें तो n बराबर 3, क्या n बराबर 3। अगर n बराबर 3 है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O2 ये होगा। अगर बात की जाए स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की, इधर देखो, अब तरीका देखना, C डबल बॉन्ड O ये हमने लिखा। अब हमें ये बताइए, क्या ये बात कंफर्म है कि हमको यहां पर एक कार्बन तो लगाना ही पड़ेगा? तो अगर हमने एक कार्बन लगाया तो यहां H से काम चल जाए।
एक कार्बन, तो दूसरी तरफ एक कार्बन लगा लो, लगा लिया। अब ये बताओ, जो तुम ईस्टर ग्रुप बना रहे हो, कार्बन से बने फंक्शनल ग्रुप में, कार्बन से बने फंक्शनल ग्रुप में कार्बन के एक तरफ, कार्बन के एक तरफ H ना भी हो तो चल जाता है, वो सॉरी कार्बन ना भी हो तो चल जाता है। तो क्या तुम दूसरा बना सकते हो? जरा बनाओ। C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और उधर लिखो C2H5 ऑक्सीजन के पास, और दूसरी तरफ लिखो H। बनाया सर? देखना बेटा, क्या तुम्हारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O2 है? बोलो। और अगर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो इससे जब तुम ईस्टर की बात कर रहे थे, जब तुम ईस्टर के लिए बेटा लिख रहे हो, तो देखना स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में यहां बना रहा हूं। क्या ये आपके पास ईस्टर ग्रुप है? क्या ये आपके पास ईस्टर ग्रुप है? अगर यहां बात करें तो क्या यहां कार्बन होना जरूरी है? बिना इसके काम नहीं हो सकता। तो अगर एक कार्बन है तो एक बचा यहां लगा दिया। क्या कार्बन होना जरूरी है? तो दो दे दो। यहां बिना कार्बन के भी काम चल जाएगा। उसका मतलब बेसिकली, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट ही यहां से हो। क्लियर है मामला? एक और छोटी सी बात, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जब देखा करो कि वो ईस्टर किस तरफ से है, तो याद रखना ये वाली जो लेफ्ट से राइट देखना है, ये क्या है? ईस्टर ग्रुप। C डबल बॉन्ड O, O यहां आते हैं, ये वाला पोर्शन लेफ्ट टू राइट देखना क्या है? ईस्टर। उल्टा देखोगे तो ये ईस्टर ग्रुप नहीं। क्लियर है मामला? बना लीजिए। आइसोमेरिज्म में एक डेफिनेशन है, वो इस होमोलोगस सीरीज के बाद बताना बनता है। ठीक बात है। वो डेफिनेशन ये है कि इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर्स। क्या कहलाते हैं वो एक दूसरे के? फंक्शनल आइसोमर्स। तो ये बताइए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या रहे? डिफरेंट। अब सुनो जरा, क्या मैं ये कह सकता हूं कि जितने भी एल्कोहल एंड ईथर हैं, क्योंकि ये बताओ जनरल फॉर्मूले में दोनों के सेम है, तो सेम नंबर डालने पर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाए। एल्डिहाइड और कीटोन, एसिड एंड ईस्टर, क्या ये फंक्शनल ग्रुप के जोड़े बना दिए हमने?
बेटा ये जब भी जोड़े आएंगे, ये जोड़े एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएंगे? हमेशा फंक्शनल आइसोमर्स। बस एक बात का ध्यान रखना कि क्या चीज आइसोमर अगर होना है तो बस एक चीज याद रखिएगा, क्या चीज है जो सेम होनी चाहिए? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है तो वो दोनों चीजें एक दूसरे की किसी कीमत पर फंक्शनल आइसोमर नहीं हो। एक एग्जाम्पल यहां लिखिएगा। ये है आपका कीटोन, क्यों भैया? और ये है आपका एल्डिहाइड। पूछा जाए इनके बीच में क्या रिलेशन है, बात समझना। तो पहली बात जरा गौर करो, फरमाइएगा। यहां कार्बन बना लीजिए, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हाइड्रोजन लगा लीजिए। टोटल कार्बन 4, टोटल हाइड्रोजन 6। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आया? C4H6O। अब ये तुम्हारे कीटोन वाला फार्मूला नहीं आया है, उसका CnH2nO पढ़ा है तुम। क्यों नहीं आया है? क्योंकि ये साइक्लिक है और वो फॉर्मूला ओपन चेन के। ठीक बात। इधर आते हैं सर, यहां भी अगर आप कार्बन बनाएं और हाइड्रोजन भरें तो इसको तो बेटा एक ही दोगे, टोटल वैलेंसी 4 करनी है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहां से भी क्या आएगा? C4H6 आएगा या नहीं आएगा? अब हमको ये बताओ, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा? क्या ये ग्रुप कीटोन है? बोलो भैया। ये वाला ग्रुप एल्डिहाइड है और इन दोनों के बीच में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो क्या बेटा हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर? आइसोमर तो हैं ही, अब तो हम ये भी बताने की हैसियत रखते हैं कि कौन सा आइसोमर है? फंक्शनल आइसोमर। क्लियर है मामला? ठीक है। ये बताओ, आवाज जो है तुम लोगों को यहां बड़बड़ाती है ना थोड़ी बहुत? ये सही है? नॉर्मल आती है? आती सही है? आवाज सुनाई सही देती है? एक बात नीचे बड़ी इंपॉर्टेंट लिख लो। देखो, जब हम लोग आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो दुनिया भर के आइसोमर्स पढ़ेंगे कि फलाना फलाना आइसोमेरिज्म। कॉपी में नोट करके लिखो, अगर 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रक्चर्स, ऐसे ही लिखो, अगर 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रक्चर्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो वो हमेशा एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे। तो वो हमेशा एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे। ब्रैकेट में लिखो, कुछ और चेक करने की जरूरत नहीं है। मतलब
अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा आइसोमेरिज्म होगा? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। वहां आपको बाकी कुछ भी और चेक करने की जरूरत, ठीक बात है। तो भाई साहब इतना मामला आपका होमोलोगस सीरीज का था, ठीक बात है। तो ध्यान रखिएगा, अब इस पे सवाल करिएगा और जो सवाल आप उसमें दिए वो आपसे आराम से हो जाएंगे। इधर देखिए, संडे को आपका टेस्ट है ना? आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए बुकलेट का एक एक सवाल लगा डालो। बात समझ में आ रही है? मैं सैटरडे को आपको पूरा मौका दूंगा, जो सवाल आपको पूछना है मैं एक एक सवाल बताऊंगा दोबारा से। बात समझे? यही तुम्हारी टेस्ट की प्रैक्टिस है। थ्योरी पढ़ के कुछ नहीं होगा, सवाल की प्रैक्टिस करोगे तो फिर वहां कर ले जाओ, ठीक है ना? तो जिन्होंने नहीं लगाया है लगा